जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र पढ़ने के लिए पहले एक बार एक चित्र देख लीजिए। इसी के बारे में आज हमको जानना है और पढ़ना है। ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक आने वाले सवालों को हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपको कम से कम 50 सवाल बन जाएंगे इसी छोटी सी क्लास में। तो समझते हैं पहले इस बात को, होता क्या है। हमारा जो श्वसन तंत्र है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। कहने का अर्थ है कि पहले हम श्वास लेते हैं, फिर हम श्वास छोड़ते हैं। लेकिन श्वास लेने और श्वास छोड़ने के बीच में जितने अंग जुड़े होते हैं उसी को कहा जाता है श्वसन तंत्र। आप समझ सकते हैं। एक सवाल आता है कि श्वसन तंत्र का मुख्य भाग क्या है, तो वो फेफड़ा है। मुख्य अंग क्या है, वो फेफड़ा है, क्योंकि हम अपने नाक के द्वारा लेते हैं, लेकिन यह मुख्य अंग नहीं है, उप अंग है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में श्वसन तंत्र में मुख्य अंग कौन कौन से हैं और उप अंग कौन कौन से हैं जो मदद करते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे आपके घर में कोई मुखिया है और मुखिया काम करता है, तो मुखिया जो होता है वो मुख्य होता है। काम करने वाले जितने वर्कर होते हैं वो होते हैं उप। तो अब इसी बात को समझना है, प्रधानमंत्री और संसद, छोटी सी बात है और इतना आसान, समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए तो आप रेडी होइए। है क्या, पहले आता है हमारा नाक। ये है नाक, इसको नथुना कहते हैं। नथुना में दो रास्ते होते हैं। हमारे नाक गुहा दो रास्ते से होकर के आगे जाता है। तो ये जो नथुना होता है, ये नथुना, इसमें दो गुहाएं होती, दो गड्ढे होते, दो रास्ते होते हैं। उसके बाद इसमें पाए जाते हैं रोमाभि। जो रोमाभि होते हैं उसका काम होता है जो बाहर से आए हुए छोटे मोटे कणु हैं उन कणों को रोक लेना। अगर वो कण नहीं रुकते हैं तो हमारे जैसे नथुना के आगे रोमाभ होता है, रोमाभ के आगे होता है म्यूकस। म्यूकस का कार्य होता है कि जो बहुत ही बारीकी से जो कण हैं उन कणों को रोक लेना। अब सोचिए एक बात, हमारे गांव में छोटी सी बात है, जब भूसा रखा जाता है गेहूं वाला तो कुछ खखार के टाइम में काला काला निकलता है, तो वो जो रोमा भी नहीं रोक पाते हैं वो रोकता है म्यूकस। क्योंकि हमारे फेफड़ा को शुद्ध हवा चाहिए, ना कि कोई गंदी भरी हवा चाहिए। तो जो म्यूकस रोकता है वो रोक करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। जो हमारे नाक गुहा है दो होते हैं, इसके बाद होता है रोमाभ होते हैं, उसके बाद होता है म्यूकस। ये सवाल बनता है कि हमारे नाक में म्यूकस का कार्य क्या होता है। तो म्यूकस का कार्य होता है जो बाहर से धूल आई है उसके कणों को रोकना। अब आगे रास्ता हो जाता है एक, पहले से आए हैं दो जगहों से। एक तो मुंह से हवा ले रहे हैं, दूसरा नाक से हवा ले रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि हवा नाक से लेना चाहिए, ना कि मुंह से। कभी कभी हम देखते हैं जो सोने वाला घर्राटा मारता, वो घर्राटा मारने वाला क्या करता है, नाक से सांस कम लेता है, मुंह से ज़्यादा लेता है। जब मुंह से ज़्यादा लेता है तो गंदी हवा भी अंदर चली जाती है। इसीलिए डॉक्टर आपको बताते हैं, आपको सजेशन देते हैं कि भाई साहब मुंह से हवा ना लेकर के नाक से हवा लीजिए। तो यहाँ से जब नाक और मुंह से हवा अंदर जाता है तो यहाँ पे मिलता है कंठ। अब कंठ से रास्ते बटे हुए हैं दो, एक रास्ता जा रहा है दिल्ली, एक रास्ता जा रहा है लखनऊ। दिल्ली जो रास्ता जा रहा है, दिल्ली रास्ता जो जा रहा है उसका मतलब है कि वो जा रहा है फेफड़ों तक। लखनऊ जो जा रहा है उस रास्ते का मतलब है आमाशय में जा रहा है, क्योंकि हमारा भोजन भी कंठ से होकर ही गुजरता है। हमारा भोजन ही कंठ से होकर के गुजरता है और हमारा श्वास जो हम लेते हैं वो भी कंठ से ही गुजरता है। लेकिन आगे चल के इनके रास्ता बट जाते हैं। तो अब ये आता है श्वास नली। देखिए होता क्या है, जो भोजन करते हैं उसको कहते हैं ग्रास नली, जो ये जिसमें हवा जाती है उसको कहते हैं श्वास नली। तो श्वास नली से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ग्रास नली से हम क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं श्वास नली के बाद ये छोटे 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 कड़े कड़े काट लच्छे के गुहा बने होते, काट लच्छे बनते होते, काट लच्छे। उनका कार्य होता है, काट लच्छे कहा जाता है। उनका कार्य होता है कि उसको सिकुड़ने ना देना। क्योंकि होता क्या है, जब किसी रास्ते से हवा निकल गई हो, अब मान लीजिए वो सिकुड़ जाए, सिकुड़ने के बाद खुले ही ना, तो हम दोबारा सांस ही नहीं ले पाएंगे। भाई उसका काम ही ऐसी होता है कि उस गुहा को गुहा बनाए रखना। अगर श्वास नली में ये ना हो तो एक बार ये चिपक जाए, मान लो कोई धक्का दे दिया और धक्क से एकदम चिपक गया। अब चिपकने के बाद क्या कर सकता है भाई, अब वो चिपका हुआ है, चिपकने के बाद वो खुल नहीं सकता है। इसीलिए इसका काम होता है सिकुड़ना खोलना, सिकुड़ना खोलना, सिकुड़ना खोलना। तो ये काम करते हैं श्वास नली के बाद काट लच्छे के गुहाएं। अब आता है हमारा
आगे फिर दो रास्ते बढ़ जाते हैं। हम दिल्ली में तो आ गए, लेकिन दिल्ली में भी दो रास्ते बढ़ जाते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। एक बात में समझते हैं, अब दो रास्ते बंटने का मतलब क्या है, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा जो ये बाहर से आप देख रहे हैं ये बाहरी संरचना है, और ये जो ये बायां वाला देख रहे हैं ये आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देख कर ये समझ लीजिए कि हमारे फेफड़ा को अगर खोल के चीर के देखा जाए तो कैसे दिखेगा। वो ऐसे दिखेगा कि जैसे एक धागानुमा संरचना से एक जाल बंधा हुआ है, और उस जाल में छोटे 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 झालर टाइप करके मतलब गुहा बना हुआ है, लच्छे बने हुए हैं, उसी को कहा जाता है मुख्य। अब देखिए होता क्या है, यहाँ से आई है श्वास नली, श्वास नली के बाद क्या होता है, छोटी श्वास नली हो जाती है, क्योंकि हवा तो आ गई है लेकिन अब हवा आने के बाद छोटी छोटी श्वास नलियों में भर जाती हैं। और उसके बाद जो छोटे छोटे गुहा टाइप के होते हैं, छोटे छोटे मतलब जिसमें हवा भर जाती है, उसको कहा जाता है कूपिकाएँ, जिसको वायु कोष्ठक कहा जाता है। ये एक फेफड़े में लगभग 30 लाख पाई जाती है। जब हमारा सवाल आता है कि एक फेफड़े में कितने वायु कोष्ठक होते हैं, कितनी कूपिकाएँ होती हैं, तो 30 लाख होती हैं। अब समझते हैं और आगे, ये हो गया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी को कहा जाता है श्वसन तंत्र। लेकिन अब एक बात और समझना है आपको, श्वसन में लेते समय हम क्या क्या लेते हैं, 78% लेते हैं नाइट्रोजन, जिसमें 21% ऑक्सीजन और 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये सवाल बहुत बारीकी से पढ़िएगा। 78% नाइट्रोजन और 21% हमारा ऑक्सीजन है, और 3% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन हम जब छोड़ते हैं तो 78 का 78 रह जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा घट करके आ जाती है 21 से घट के आ जाती है 17 पे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है 4.6 हो जाता है। इतनी बात समझ लीजिएगा। सवाल इससे ये बनता है कि हम जब हवा लेते हैं या श्वास लेते हैं, तो श्वास लेने के बाद जब श्वास छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो हो जाती है 4%, और ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है 17%। इतनी बात समझ में आपको आ गई। अब आगे समझते हैं, हमारे अंदर जैसे सांस लिए, सांस लेने के बाद ये फेफड़ा तुरंत बुलाता है रक्त को, और रक्त में आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आकर के ऑक्सीजन को O2 को लेकर के तुरंत जाता है और सारी कोशिकाओं को बांट देता है कि ये आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, सभी लोगों को दे देता है कि ये भैया लीजिए, आ गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन बढ़ने लगी, ऑक्सीजन बढ़ने लगी। तो जो कचरा बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो गर्म कचरा बचता है, वो कचरा को फिर वापस ले लेता है और ले जा करके पटक देता है फेफड़े में, कहता है ले जाओ ये तुम्हारा कचरा हुआ, और एक कचरा जाके फट से बाहर फेंक देते हैं। अब समझ में आ रहा है ना। होमोग्लोबिन क्या करता है, होमोग्लोबिन रक्त में जो होता है उसका काम होता है ऑक्सीजन को संचारित करना, जहाँ जहाँ तक कोशिकाएं हैं वहाँ वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पुनः लेना। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जाकर ले जाकर क्या किसे को देता है, कोशिका तो देता है, लेकिन कोशिका को किस अंग को देता है, वो जो अंग होता है माइटोकांड्रिया। कौन सा अंग होता है, माइटोकांड्रिया। कौन सा अंग, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया एक कोशिका का भाग है। अगर आप ये ना पढ़े हो तो हमारी क्लास कोशिका में आप पढ़ सकते हैं कि माइटोकांड्रिया होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, माइटोकांड्रिया क्या है, जीव द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। आप जाके विस्तार से पढ़ सकते हैं। हालांकि ये माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः होमोग्लोबिन को दे देता है, और हीमोग्लोबिन जाकर के फेफड़े को दे देता है और ये हुमच के बाहर फेंक देता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े में जब रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाके होमोग्लोबिन लिया और पूरे शरीर में बिठाया, उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाया। जब फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड रहती तो हमारा मन उबने लगता है कि सांस जल्दी छोड़े, सांस छोड़े, सांस छोड़े। सांस छोड़ने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है डायाफ्राम का, क्योंकि इसके बिना तो हम सांस ले भी नहीं सकते। मान लीजिए आप किसी चीज़ में प्रेशराइज जब तक नहीं करेंगे, तो अब जैसे इसके अंदर ये है, अब इसके अंदर सॉरी एक मिनट, हाँ याद आया, आप टायर ले लीजिए। किसी साइकिल के टायर में जब हवा डाली जाती है तो पंप से प्रेशर करते हैं। क्या करते हैं, पंप से प्रेशर करते हैं। अब मान लो कि हवा तो सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हर जगह पर फैली हुई है। अब अगर उसमें हम
पंप नहीं करेंगे तो टायर में हवा नहीं जाएगी। इसी तरीके से जब तक डायफ्राम धक्का नहीं मारेगा तब तक हमारा फेफड़ा ऊपर हवा बाहर को नहीं निकाल सकता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। तो क्या काम करता है, तो उनका काम करता है रिब्स, उनकी जो पसलियाँ होती हैं उन्हीं के वजह से वो ऑक्सीजन ले पाती है और ऑक्सीजन छोड़ पाती है। लेकिन जिस महिला का रिब्स टूट जाए किसी चलते वक्त, किसी गिर करके या किसी भी कारण से, फिर वो महिला मर जाती है। मरने का मुख्य कारण क्या हुआ, डायाफ्राम अपना वर्क कर नहीं रहा है, पसली अपना काम कर रही है। अब पसली अपना काम कर रही है, मान लो पसलियों को ही तोड़ दिया जाए तो क्या ही कर सकते हैं भाई। तुरंत अगर पसलियां टूटेंगी तो हम हवा अंदर नहीं ले सकते ना बाहर छोड़ सकते हैं, और जब हम अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं तो हमारी मौत हो जाती है। इतनी बात समझने के बाद अब छोटी सी बात और समझ लेते हैं। ये एक अलग सा चैप्टर है, इसका सवाल भी आता है। पर्वतरोही जो होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, वो किस प्रकार का सिलेंडर लेकर जाते हैं। वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं उनके सिलेंडर में भरी होती है, उनके सिलेंडर में भरी होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या भरी होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और दूसरी बात, जो पानी में कुछ सतह पे जाते हैं, मतलब कि जैसे कि सिर्फ छोटा सा प्लॉट है, स्विमिंग पूल में कोई डूब गया तो पानी लेकर गए, उसमें जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें भी यही मतलब ऑक्सीजन की मात्रा रहती है और नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर जमीन के नीचे जाता है तो वो ना नाइट्रोजन नहीं ले जाता है, उसके ले जाने का एक गैस बदल जाती होती है ऑक्सीजन और हीलियम। क्योंकि वहाँ पे अगर हीलियम नहीं ले जाएगा और डायरेक्ट सांस ले लेगा तो हमारा फेफड़ा घाव भर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत वजन गैस है और वो जो गैस वजन होती है तो फेफड़ा में जाकर के चोट पहुंचाने लगी। हीलियम हल्की गैस होती है, इसी वजह से हमारा फेफड़ा सही रहता है। अब दूसरी बात, हम एक सवाल रोक के रखे थे आप लोगों के लिए। कहते हैं कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये कैसे है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। समझिए इस बात में है क्या, होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, अब ऑक्सीजन जाता है रक्त में जाता है हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन में जाकर के हमारे बॉडी के सारे पार्ट में जाता है और वहाँ पे जाते ही मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया से। जब माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है तो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ऊर्जा के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जो गर्मी है 98 डिग्री वाली, वो मुख्य कारण यही होता है क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। अगर हमारे शरीर से ऑक्सीजन लेना और ना लेना बंद हो जाए, निःशोषण और निःशोषण ना हो, तो हमारा शरीर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको पहचानने का यही तरीका होता है कि उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, उसकी नब्जें नहीं चलती हैं, और जब नब्जें नहीं चलती तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो ठंडा पड़ जाने का मुख्य कारण होता है उसके अंदर की ऊष्मा खत्म हो जाती है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर रहा श्वसन तंत्र का। अब बताइए, आपको कहीं पे डाउट हो तो आप हमारे सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगली बार अगले क्लास में आपका डाउट खत्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद।